नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इनकी 2 सीटें या 3 सीटें आती हैं, उसमें से क्या ये धारा 370 को हटा पाएंगे? आपकी आंखों से चलिए, देखो, जिस क्या तरह इनको से पत्थरबाज आज नजर आते हैं? क्या जो रोज आप बंद करवाते थे, बुरहान वानी पैदा होते थे, आज उन सभी कमांडरों को मार गया है या नहीं मार गया? आज पाकिस्तान के झंडे कहाँ चढ़ते हैं? लगातार अगर हम बात करें पीडीपी की महबूबा मुफ्ती की, अगर हम बात करें या एनसी से जो है ओमर अब्दुल्ला की बात करें, वो लगातार जिस तरह से कश्मीरी लीडर्स की हम बात करें, वो लगातार पीर पंचाल एरियाज की जो है वो दौरा कर रहे हैं, और इसी के साथ जिस तरह से हम बात करते हैं, वो लगातार लोगों को दोबारा से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 370 पर जो आवाज़ें बंद हो चुकी हैं वो दोबारा से जो है वो वापस उठाई जाए, और उन्होंने ये कह दिया कि जब तक मेरी लास्ट यानी ब्रेथ है, सांस लूंगा, तब तक मैं जो है वो 370 के लिए फाइट करता रहूंगा। वहीं पर अगर हम बीजेपी की बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये गड़ो मुर्दों में जो है वो दफन हो चुकी है, इस पर अब कोई बात नहीं होगी, यानी जो एक बार मर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। तो उसी के बाद जो है इनके इस तरह के बयानात आते हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए कविंदर गुप्ता जी हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये उनके स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं। सर, आप उस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोई भी किसी बारे में भी वो सोच सकता है। ठीक है, नेहरू और शेख अब्दुल्ला मिलकर के यहाँ पर सत्ता पाने के लिए उन्होंने धारा 370 का प्रावधान किया था, लेकिन ये चीज़ें बदल चुकी हैं और उनको भी पता है। जब धारा 370 इन्होंने लाई थी, उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन का दायरा यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दायरा नहीं था, और हिंदुस्तान में सैकड़ों रूल्स हैं जो यहाँ पर नहीं थे। मैं इन्हीं की सरकारें 70 सालों में ज़्यादा रही, ये 3 पीढ़ियाँ इनकी रही। क्या वो चीज़ें यहाँ से गई नहीं? वो सारे प्रावधान कैसे आ गए? समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार चीज़ों को बदलना चाहिए। धारा 370 ने हमें अलगाववाद दिया, आतंकवाद दिया, परिवारवाद दिया, भ्रष्टाचार दिया। और परिवारवाद क्योंकि इनका चलता था, ये पूरे हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते थे यहाँ पर अपनी सत्ता में काबिज होने के लिए। लेकिन आज हिंदुस्तान में एक मजबूत सरकार है। हम कैसे सहलें कि पाकिस्तान की आवाज़ यहाँ पर उठे? हम कैसे सहलें कि बेरोजगारी जो पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं आ रही है, यहाँ पर पत्थरबाज पैदा हो रहे हैं, आतंकवादी का किसी जनाजा होता है तो लाखों की तादाद में लोग चलते हैं, रोज़मर्रा बंद होते हैं। हम इसको कैसे सह सकते हैं? ये किसने दिया? इन्हीं की सरकारों ने दिया। तो ये इनकी दुकानदारी जो सेंटर को ब्लैकमेल करके चलती थी, आज उसमें कहीं ना कहीं लगाम लगी है। तभी ये दोबारा इस चीज़ को राग अलापने आप लगे इसे हैं। उनकी बुखलाहट कह सकते हैं। बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन है। काफ़ी देर से सत्ता से बाहर हैं, तो उनको लगता है कि शायद इस तरह की आवाज़ें उठा करके कश्मीरी अवाम हमारे साथ चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं। चलिए, मैं लोगों की बात करना चाहूँगी, जो लोग इस चीज़ को भूल चुके हैं, मतलब अब उनके लिए एक स्टेबिलिटी के काम है कि चलिए 370 ना वापस आए या 370 चली गई है, वो भूल चुके हैं। कहीं न कहीं ये लोगों में दोबारा से वो इन्फ्लुएंस पैदा नहीं कर रहे हैं कि आप आवाज़ें उठाएँ? देखिए, इनके लोग इनको छोड़ करके जा रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों में इन पार्टियों से लोग तंग आ चुके हैं। इन्होंने लोगों को गुमराह किया है, इन्होंने वहाँ के नौजवान को पत्थरबाज बनाया है, आतंकवादी बनाया है। और कश्मीरी जो अवाम है, हमारा एक ऐसे अवाम है जो इंटेलिजेंट दिमाग रखते हैं, लेकिन उस तरफ ना लगा करके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पाकिस्तान के झंडे, अगर इनको लगा कि उसी के आधार पर हम यहाँ पर ब्लैकमेल करते थे, अब वो होने वाला नहीं है। कश्मीर एक ऐसा जगह है जहाँ पर सुफियाना कल्चर था, यहाँ पर दरगाहें थी, यहाँ पर देवताओं की धरती थी, यहाँ पर लोगों का आना जाना रहता था। लेकिन क्या पिछले 70 साल ने, 370 ने यही दिया? तो उस पर क्वेश्चन मार्क लगा है। भारतीय जनता पार्टी की शुरू से यही थी मंशा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 370 के हटाएंगे और राज्यसभा और लोकसभा में बिल पास करवा करके संवैधानिक ढंग से हमने इसको ख़त्म किया है। तो मुझे लगता नहीं कि ये द्वारा ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इनकी 2 सीटें या 3 सीटें आती हैं, उसमें से क्या ये धारा 370 को हटा पाएंगे? चलिए, जिस तरह से भाजपा ये लगातार दावा करती है कि मिलिटेंसी कम हुई है, बहुत सी ऐसी अगर हम बात करें गतिविधियां कम हुई है, वहीं पर ये जो कश्मीरी लीडर्स हैं ये कहते हैं कि उससे ज़्यादा हालात जो हैं वो अब खराब हुए हैं। देखिए, हम खुद समझ सकते हैं। ये इस प्रकार का बात करना, मुझे लगता है कि हमारे सुरक्षा बलों,
जिन्होंने अपने बलिदान दिए हैं उनकी तौहीन है। तो इस सारे में 650-700 के मिलिटेंट्स लगभग अभी मार गिराए गए हैं पिछले। इनको इनकी आंख अपनी जो आज हुर्रियत के लोग बिखर चुके हैं। जिस प्रकार से वो धर्म के नाम पर, दूसरे नाम पर लोगों को गुमराह करते थे, आज का जो युवक है वो एक मॉडरेट है और वो अच्छे हालात चाहता है, अमन चैन चाहता है। लेकिन इन लोगों ने तो अपने बच्चों को भेज करके किसी को लंदन में पढ़ा लिया, तो कहीं को देश के बाहर भेज दिया। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं उनके तो आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी ख़राब करके रख दी है। तो इस सारे हालात में यही कहना है कि जो सपने लेना छोड़िए, ये होने वाला नहीं है। आप इसकी आवाज़ और ख़ास करके जम्मू में आकर के इसे कहेंगे, लोग आपको बिल्कुल नहीं मानेंगे। एक मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा, जिस तरह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये कहा कि जो पीओजेके है वो जो हिस्सा है उसे भी हम जो है अपने अधिकतर यानी जम्मू कश्मीर में वापस लेंगे, और वहीं पर लोगों की प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई कि ये इलेक्शन एक स्टंट है, जिस तरह से इलेक्शन आने वाले हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है वो एक अलग मुद्दा हो सकता है। ये भारत की लोकसभा, राज्यसभा में ये प्रस्ताव पास हुआ है कि जो कश्मीर के पास पाक के पास कश्मीर है वो सारा भारत का है, तो उसको भारत को वापस लेना है। अगर पाकिस्तान इस प्रकार की हरकतें करता है तो हम उनके घर में जाकर के उनको मारते हैं, वो दिन दूर नहीं। हम अखंड भारत की ये जो 1947 के भी पहले का भारत था, जिसमें बांग्लादेश भी अपना था, जिसमें पाकिस्तान भी अपना था, हम उसकी बात करते हैं। और पाकिस्तान में जाकर के देखिए कैसे कराची में आवाज़ें उठती हैं, बलूचिस्तान में आवाज़ें उठती हैं, और सिंध में आवाज़ें उठती हैं, और पाकिस्तान के लोग उनके अत्याचार करते हैं। 1971 में बांग्लादेश क्यों बना? क्योंकि उनके इरादे अलग थे। वो भी मुस्लिम समाज से थे, तो वो क्यों इनसे चले गए? अगर इस पर इन्होंने ठीक प्रकार से उनको रखा होता। पाकिस्तान के पास कोई कंट्रोल नहीं है, और पाकिस्तान कश्मीर पर जो दावा करता है वो गलत है, वो भारत का है। और आने वो समय दूर नहीं जब हम इंटरनेशनल फोरम पर भी ये बात करके पूरे देश हमारा समर्थन करेंगे, और पाकिस्तान ये कश्मीर पूरा जो आज अधूरा है पूरा होगा। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से डिलिमिटेशन प्रोसेस की रिपोर्ट का कब से इंतज़ार कर रहे हैं, अब तक वो रिपोर्ट आई नहीं है, तो जिस तरह से अगर हम अपोजिशन की बात करें, वो लगातार ये सवाल उठाती है कि आखिर डिलिमिटेशन प्रोसेस में इतनी देरी क्यों हो रही है? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन्होंने तो यही कहा था कि 2026 तक डिलिमिटेशन हो नहीं सकती, लेकिन आपकी जानकारी के लिए वो जो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट है मेंबर पार्लियामेंट्स को दे दी गई है। उस पर क्या ऑब्जेक्शंस होते हैं उसके बाद वो पब्लिसाइज की जाएगी। लोगों को जो ऑब्जेक्शन है लोग उस पर करेंगे। तो उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द ही आने वाले वर्ष में यहाँ पर इलेक्शन होंगी और लोकतांत्रिक सरकार बनेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एक्स डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी। इनसे बातचीत की, जो भी बर्निंग इश्यूज़ चल रहे थे, जिस तरह से अगर हम देखें कश्मीरी लीडर जो हैं वो लगातार 370 की बहाली की बात कर रहे हैं, और वो लगातार लोगों से भी ये डिमांड कर रहे हैं कि आप भी इस पे जो है स्टैंड लें। तो इनसे सवालात पूछे गए, उन्होंने जवाब दिया। आपको कैसी अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंबो बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।